सोचिए, हर कानून जो हमारी जिंदगी पर असर डालता है वो शुरू कहाँ से होता है? एक आइडिया से। लेकिन वो एक छोटा सा आइडिया भारत की संसद के गलियारों से गुजरकर कानून की किताब तक पहुंचता कैसे है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है और इसकी शुरुआत होती है एक शब्द से, विधेयक या बिल। तो ये आइडिया कानून बनता कैसे है? देखिए, ये कोई सीधी साधी सड़क नहीं है, बल्कि एक तरह की भूल भुलैया है जिसमें सत्ता के दो सदन हैं, जांच की कई परतें हैं और नियमों का एक बहुत ही सख्त ढांचा है। चलिए, इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहला कदम उठाते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये विधेयक या बिल होते क्या हैं। फिर देखेंगे सरकारी और गैर सरकारी बिल में क्या फर्क है। फिर जानेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं, खासकर धन और वित्त विधेयक को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि राष्ट्रपति का इसमें क्या रोल होता है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, बिल पेश कौन करता है? क्योंकि यहीं से कहानी दो अलग अलग रास्तों पर चली जाती है। एक है सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। इसको ऐसे समझिए, सरकारी विधेयक मतलब जो कोई मंत्री पेश करता है, वो सरकार की ऑफिशियल आवाज है। क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत होता है, तो ये एक तरह से वीआईपी टिकट जैसा है। इसके पास होने के चांस बहुत बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ गैर सरकारी बिल, ये कोई भी सांसद ला सकता है जो मंत्री नहीं है। ये एक आम टिकट की तरह है जिसकी मंजिल तक पहुंचने की राह बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हकीकत क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी से लेकर अब तक हजारों बिल पेश हुए होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 14, जी हां, सिर्फ 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बन पाए हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि संसद में एक अकेले सांसद की आवाज को कानून में बदलवाना कितना बड़ा चैलेंज है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि बिल कौन लाता है। पर अब अगला सवाल ये है कि बिल में है क्या, मतलब उसका सब्जेक्ट क्या है। और यहीं से बिल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है और हर कैटेगरी के लिए नियम भी अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक की। ये सबसे कॉमन टाइप का बिल है। इसे समझने का सीधा तरीका ये है, अगर कोई बिल पैसों के लेन देन या संविधान में बड़े बदलावों से जुड़ा नहीं है तो वो एक साधारण विधेयक है। मतलब रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े कानून इसी के जरिए बनते हैं। साधारण विधेयक की खासियत इसकी प्रक्रिया में है। इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति से पहले इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर एक सदन बिल पास कर दे और दूसरा ना करे और ऐसे 6 महीने निकल जाए तो क्या होगा? तब हमारा संविधान एक टाई ब्रेकर का मौका देता है, जिसे हम कहते हैं संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग। अब आते हैं सबसे पावरफुल बिल पर, संविधान संशोधन विधेयक। ये कोई मामूली कानून नहीं बनाता, ये तो हमारे देश की सबसे बड़ी कानूनी किताब भारत के संविधान को ही बदलता है। आर्टिकल 368 के तहत ये पावर दी गई है और ये प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र की नींव में बदलाव करने के लिए है। देखिए, संविधान को बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं होना चाहिए और इसकी प्रक्रिया भी यही पक्का करती है। यहां कोई बीच का रास्ता नहीं है। बिल को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना ही पड़ता है, मतलब 2/3 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए। अगर एक भी सदन ने मना कर दिया तो खेल खत्म, बिल वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। कोई जॉइंट सिटिंग नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। और अगर ये बिल इस मुश्किल रास्ते को पार कर भी गया तो राष्ट्रपति के पास इसे रोकने का कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। चलिए, अब बात करते हैं उस एरिया की जहां सारा खेल पैसे का है, धन और वित्त विधेयक। ये बिल सीधे देश की तिजोरी से जुड़े हैं और यहीं पर लोकसभा की असली ताकत नजर आती है। आर्टिकल 110 इसकी एक बहुत ही सख्त परिभाषा देता है। कोई भी बिल धन विधेयक तभी होगा जब उसमें सिर्फ, और मैं इस शब्द पर जोर दे रहा हूं, सिर्फ टैक्स लगाने, सरकार के उधार लेने या भारत की संचित निधि यानी देश के खजाने से पैसा निकालने जैसे मामले हों। अगर इसमें कोई और भी मामला जोड़ दिया गया तो यह धन विधेयक नहीं कहलाएगा। इस सिर्फ शब्द की अहमियत कितनी ज्यादा है, ये हमें आधार केस में देखने को मिला था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने असहमति वाले फैसले में इसी बात पर जोर दिया था। उनका तर्क था कि सरकार किसी भी आम कानून को बस इसलिए धन विधेयक बनाकर पास नहीं करा सकती ताकि राज्यसभा की शक्तियों को बाईपास किया जा सके। ये दिखाता है कि ये एक छोटा सा शब्द लोकतंत्र में पावर्स के बैलेंस के लिए कितना जरूरी है। तो धन विधेयक एक तरह से वीआईपी लेन पर चलता है। इसकी शुरुआत ही राष्ट्रपति की सिफारिश से होती है। इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और लोकसभा के स्पीकर ही इसे धन विधेयक का सर्टिफिकेट देते हैं।
इसके बाद राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं इस पर विचार करने के लिए। वो कुछ सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इसे रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। आसान भाषा में कहें तो पैसे के मामले में लोकसभा ही बॉस है। और यहीं पे वो मशहूर लाइन आती है जो अक्सर कंफ्यूज करती है कि सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ये एक पहेली जैसी लगती है ना? चलिए इसको भी सुलझाते हैं। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है धन विधेयक, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन है, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, राष्ट्रपति इसे दोबारा सोचने के लिए वापस नहीं भेज सकते। अब दूसरी तरफ देखिए वित्त विधेयक को। ये ज्यादातर एक साधारण विधेयक की तरह ही काम करता है। राज्यसभा इसे 6 महीने तक रोक सकती है। अगर दोनों सदनों में बात नहीं बनी तो जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा की ताकत कहाँ कितनी है। तो जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसका सफर खत्म नहीं होता। उसका आखिरी पड़ाव है राष्ट्रपति भवन। यहां राष्ट्रपति की सहमति या उनकी वीटो पावर ही उस बिल का भविष्य तय करती है। जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उनके पास मोटे तौर पर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब सीधी सीधी ना, बिल वहीं खत्म। दूसरा, सस्पेंसिव वीटो, यानी इस पर एक बार फिर से सोचिए कहकर बिल को वापस संसद भेज देना। और तीसरा, जो सबसे मजेदार है, वो है पॉकेट वीटो, मतलब बिल पर ना हाँ कहना न ना कहना, बस उसे अपनी जेब में रख लेना। इससे बिल अनिश्चित काल के लिए अटक जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति की ये पावर हर बिल पर एक जैसी नहीं होती। ये बिल के टाइप पर डिपेंड करता है। एक साधारण विधेयक पर उनके पास पूरी ताकत है, वो उसे लौटा भी सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं। धन विधेयक पर वो लौटा नहीं सकते, पर चाहें तो खारिज कर सकते हैं। और जहां तक संविधान संशोधन विधेयक का सवाल है, वहां उनके हाथ बंधे हुए हैं, उन्हें हाँ कहनी ही पड़ती है, ये अनिवार्य है। तो इतने सारे अलग अलग नियम, प्रक्रियाएं और ये शक्तियों का बंटवारा, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सब बेवजह नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये एक ऐसा डिजाइन है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक संस्था, चाहे वो सरकार हो, लोकसभा हो या राज्यसभा, बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो अगली बार जब आप किसी नए कानून के बारे में सुने तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि ये कानून किस रास्ते से होकर हम तक पहुंचा है।